सो लेट्स स्टार्ट। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो भी डाउट है पूछते चलना, ठीक है। चीन, जापान एवं कोरिया में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई। यानी सबसे पहली बात क्या है, जो है जैसे कि आप आजकल न्यूज़पेपर में देखते हो, ठीक है, जो पैसे भी छपते हैं ना, प्रिंटिंग होती है ना, तो ये जो प्रिंटिंग टेक्निक थी, जो मुद्रण तकनीक है, ये सबसे पहले किस देश में डेवलप हुई? चीन, जापान और कोरिया में, ठीक है। 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पे कागज को रखकर किताबें छापी जाने लगी। प्रारंभिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में बनाई गई। जैसे क्या है, एक पेपर ले लिया, उसके नीचे वो रख दिया, जैसे स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प वैसा रख दिया, फिर ठप्प कर दिया तो शब्द लिख गए, ठीक है। तो ऐसे वो किताबें लिखते थे। किताबें क्यों लिखते थे? जैसे कि मेरे कुछ विचार है, अगर मुझे बहुत लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, कोई कहीं रहता है, मैं हर जगह जा नहीं सकता हूँ, तो किताबों के माध्यम से वो चीज़ें पहुंच जाती है, ठीक है। सिविल सेवा में नियुक्त हेतु आवश्यक पुस्तकों की पूर्ति के लिए चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। यानी जो IAS IPS एग्जाम होते हैं ना, तो वैसे एग्जाम के लिए जो भी बुक्स छपती थी, जो कुछ भी होता था, उसके लिए जो चाइना था ना, सबसे बड़ा उत्पादक था। उत्पादक वो होता है जो चीज़ें बनाता है। सबसे ज़्यादा किताबें कौन बनाता था? चाइना, ठीक है। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे थे। अब जो व्यापारी थे वो अपने अब हर काम के लिए वो सामान यूज़ करते थे जिसमें प्रिंटिंग लगी हुई है। जैसे कि मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इनफैक्ट कि मैं बोल के दूं, मैं तुम उसको छाप के तुम्हें दे देता हूँ, ताकि तुम अपने पास लिख लोगे और तुम्हें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पढ़ लोगे उसे, है ना। चाइना में एक शहर था, इसका नाम था शंघाई। क्या? शंघाई बहुत बड़ा शहर है ये, ठीक है। यहाँ ये बना केंद्र। केंद्र कैसे बना? ये सबसे ज्यादा किताबें जो छपती थी, टेक्नोलॉजी, वो शंघाई में ही छपती थी, ठीक है। चीनी बौद्ध प्रचारक अपने साथ 768 to 770 ईस्वी में अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। उसके बाद जो कुछ प्रचारक होते हैं जो घूमते रहते हैं, मॉन्क मान लो, या जो अपनी नॉलेज बांटते रहते हैं, वो टेक्निक ना चाइना से लेके कहाँ चले गए? जापान। ठीक, कब गए? 768 और 770 के बीच में, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र 868 में छपी गई थी। कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना, MCQ में आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला मुद्रण का यूरोप जाना, यानी ये जो टेक्निक थी, ठीक है, ये यूरोप कैसे गई, ठीक है। सिल्क रूट बताया था मैंने आपको, जो चाइना में है सिल्क रूट, जहाँ से वो होता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। यानी सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कागज, प्रिंटिंग, इस सबका जो इन्वेंशन है, ये यूज कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, है ना। 1295 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण, मैंने जो होते ना सिक्के छापने वाला हो या कोई छापने वाला टेक्निक, ये ज्ञान लेकर इटली भी गए, ठीक है। ये जो मार्को पोलो था ना, ये बहुत घूमता था, ये इंडिया भी आया था। ये इंडिया में सब राज शासन चल रहा था ना, वहाँ पर भी खूब इसने जब भी यात्रा करता था ना, तो उनके बारे में अपनी डायरी में लिख लेता था। कौन? मार्को पोलो। कहाँ लेके गया ज्ञान को? इटली, ठीक है। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेख या किताबी को रोजगार देने लगे। यानी अब क्या, धीरे धीरे किताबों की मांग बढ़ने लगी, ठीक है। तो जो बुक बेचते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों को भी हायर करना शुरू कर दिया कि आप हमारी हेल्प करो, है ना, और उनके बदले उन्हें सैलरी देते थे, उनको रोजगार मिलने शुरू हो गया था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बुलाया भी गया था, किताब लिखे, अपनी नॉलेज लिखे, है ना, उनको भी सैलरी देने लगे, ठीक है। क्योंकि खाली हाथ से लिखना, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, ठीक है, खाली चीज़ें हाथ से लिखना काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी मुश्किल था, इसलिए प्रिंटिंग की हेल्प से वो काम आसान हो जाता था, ठीक है। आप सोचो, एक किताब को मैं लिखूँगा, हिस्ट्री कितना टाइम लग जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी किताब लिखूँगा, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। बोलो क्या कह रहे हो? जैसे कि पहले ऐसे तो छापते, जैसे कि नीचे रखते थे, ऊपर से ऐसे कलर ऐसे इधर उधर करते थे, हाँ, छापते। ये तो छापने तकनीक आई तब हुआ ना, एक सबसे पहले लोग हाथ से लिखते थे ना चीज़ें, तो कितना डिफिकल्ट होता था, ठीक है। अब हम बारे में पढ़ेंगे योहान गुटेंसबर्ग के बारे में, ठीक है। योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। वो खेती की एक बड़ी रियासत से पल बढ़कर बड़ा हुआ।
वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। ठीक है, कौन? गुटेन्सबर्ग। गुटेन्सबर्ग। ठीक है, उसके पिता क्या थे? व्यापारी। व्यापारी। ठीक है, जो तेल और जैतून ये भी एक वही होता है, ऑयल किसमें आता है। ठीक है, बाद में ना उसने पत्थर को पॉलिश करने की कला सीखी। जैसे ये पॉलिश होते हैं ना, ये पहले है ना, हाँ, फिर चमक आती है। हाँ, फिर सुनहरी, और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने का महारत हासिल किया। यानी वो आर्टिस्ट था एक तरीके से, पत्थर का वो करना, फिर वो सोना चांदी बनाना। ठीक है, उसके बाद मिरर को अलग अलग डिजाइन में कट करके अपने हिसाब से करना। ठीक है, वो अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल कर उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बने। यानी जैसे वो बादाम का तेल निकालते हैं ना, प्रिंट कोल्ड प्रेस में दबाते हैं, उसमें तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल निकलता है, वैसे एक जैतून प्रेस से उसने सोचा यार जब इससे ये निकल सकता है तो मैं प्रिंटिंग प्रेस बनाता हूँ, स्याही का यूज़ करके चीज़ छापूंगा, है ना। तो इससे उसको आइडिया आया। किसको आइडिया है? योहान गुटेन्सबर्ग को। ठीक है, सांचे का उपयोग उसने क्या किया, एक सांचे में ना खाली उसमें अक्षर रखे। ठीक है, और उसके नीचे एक उसे शीट रख दी। ठीक है, गुटेन्सबर्ग ने 1448 में, ठीक है, तक अपना ये यंत्र बना लिया था। ये जो मशीन उसने बना ली थी। ठीक है, और सबसे पहले जो पुस्तक छापी वो थी बाइबल। बाइबल पता है ना क्या है? हाँ, जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारी गीता, भगवत गीता होती है, सब होती है, उनकी कुरान होती है ना, बाइबल। ठीक है। शुरू में जो किताब छपी ना, वो बिल्कुल हाथ से जैसे लिखते हैं ना, वैसे छपी थी। ठीक है, फिर उसके बाद ना 1440 से और 110 साल के बीच में ना यूरोप में हर जगह ये छापे खाने खुल गए थे, जहाँ पे न्यूज़पेपर छापना है, किताबें छापने, सारे कार्यक्रम चलते थे। समझ में आया? पहले क्योंकि मीडिया टीवी तो होती नहीं थी, पहले अखबार ही पढ़ते थे लोग। फिर है मुद्रण क्रांति और उसका असर। ठीक है, अब जब छापे खाने आए तो इससे एक नया पाठक वर्ग आया। लेकिन क्या ना, पहले लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब किताबें ना प्रिंटिंग फॉर्म में आने लग गई ना, लोगों को अच्छा लगा। जैसे कि अब क्या है, अब किताब पिक्चर आती है तो लोग पढ़ते हैं ना पिक्चर से, है ना। उस समय अगर किताबें अगर प्रिंटिंग में है, ज़्यादा लोग पढ़ते थे, यानी रिस्पेक्टिव की वो हाथ से लिखी गई है। ठीक है, हाथ से लिखी जाने में किताबें कम मिलती थी, महंगी भी होती थी, है ना। अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि जो मुद्रण क्रांति है, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है, उससे क्या प्रभाव पड़ा? उससे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, पहला प्रभाव कि उससे ज़्यादा लोग पढ़ने लगे, नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। उससे क्या हुआ, उसमें लागत भी कम लगती थी और श्रम भी कम लगता था। ठीक है, इससे किताबों की कीमतें भी गिर गई। ठीक है, बाजार किताबों से पट गई, माने भर गई। ठीक है, पाठक वर्ग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एंजॉय कर पा रहा था। ठीक है, पहले जो लोग सिर्फ सुनते थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो भी अब पढ़ने लगे थे। यानी जो पढ़ाई की क्रांति थी वो भी एक तरीके से आई। ठीक है, अब किताब समाज के हर लोग के पास पहुंचाओ, अमीर हो गरीब हो। पहले अमीरों के पास किताबें रहती थी। समझ में आया सारा? अब हम पढ़ेंगे इसे। फायदे तो हमने पढ़ लिए, नुकसान क्या थे। तो लोगों का मानना था कि अगर ज़्यादा लोगों के पास ये किताबें पहुंच जाएगी, ठीक है, तो इससे प्रिंटिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, लोग विद्रोह हो जाएंगे। ठीक है, और देखो अच्छी किताबें छपती, खराब किताबें तो छपती है ना, तो खराब किताबें भी लोगों के पास पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जिसमें देश के लिए भड़काने वाली किताबें पहुंच जाएगी, है ना। एक धर्म सुधारक थे जो धर्म की बातें कर रहे, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, है ना। नाम तो सुना होगा आपने इसका। ठीक है, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि उन्होंने बताया कि कैसे चर्च है ना, चर्च कितना लोगों के साथ खराब करता है, उनसे पैसे लूटता है धर्म के नाम पे, है ना। जैसे मंदिरों में बोलते हैं ये पूजा करवा लो, आपके बेटे का भला हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो उसने इन सब के बारे में अपनी किताब में लिखा। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ, ठीक है, जादू मंत्र। हाँ, न्यू टेस्टमेंट के लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया, है ना। और अब मतलब एक बंदा था, ठीक है, तो उसने अपने जो तजुर्बे यानी जो अपने एक्सपीरियंस है उसको लिखा, लोगों को जागरूकता फैली। इसमें चर्च को मानने वाले चर्च के दो विभाजन हो गए। ठीक है, एवं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारकों के सुधार, यानी उसमें जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी अपने माइंडसेट में बदलाव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखो, धर्म विरोधियों के सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इक्विजिशन आरंभ कर दिया। मैं समझाता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, अब जैसे कि आप एक सिंपल आदमी हो, इंडिया में कितने बाबा होते हैं इंडिया में, है ना, तो लोग को ठगते हैं। ठीक है, लेकिन ये धर्म सुधारक जो थे, ठीक है,
एक थे जो धर्म सुधार कर रहे थे, एक तो इसके विरोध में थे, ठीक है। तो ये दोनों चाहते थे कि ये रोमन चर्च में ना इन सबको इक्वलाइज किया जाए, ठीक है, चीज़ों को प्यूरिफाई किया जाए, ठीक है। 1558 में रोमन चर्च ने एक लिस्ट जारी की कि ये किताबों छपनी नहीं चाहिए, ये बैन किताबें हैं, ठीक है। प्रतिबंधित मतलब होता है बैन, ठीक है। ये किताबों की लिस्ट जारी की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने का जुनून, ठीक है। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल खोले और किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे, है ना। यूरोप के कुछ हिस्सों में तो जो पढ़ाई के लेवल था, साक्षरता, ठीक है, 60 से 80% तक चला गया। नहीं, पहले 100 में से 60 लोग पढ़ते थे, अब 100 में से 80 लोग पढ़ने लगे थे। किसमें? यूरोप में, ठीक है। इंग्लैंड में पेनी चैपबुक या एक्सप्रेस किताब बेचने वालों को चैपमैन कहते हैं, जो होती थी ना सस्ती किताबें, ठीक है, वो बेचने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी, ठीक है, क्योंकि यूरोप में जितना सस्ती किताब बेचोगे उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, ठीक है। फ्रांस में बिलिये क्योथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागजों पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। ये नीली जिल्द माने जैसे हल्का कागज, हल्के कागज में, ठीक है, और सस्ते कागज पे वो किताबें छाप के बेचते थे, ठीक है। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों को छापने के लिए एक मुद्रणालय की स्थापना की, यानी बच्चों के पढ़ाई की किताबें भी छपने के लिए एक अलग से खोला गया, और वहाँ इतनी डिमांड थी पूछो मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन बच्चे ही पढ़ते थे, ठीक है। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाओं को एकत्र कर 1812 में छापा, जैसे कि दादी अम्मा कहानियाँ होती है ना, तो ये जो बंदा है ग्रिम बंधु है, जो भाई थे, उन्होंने सारी कहानी को इकट्ठा किया और उसके ऊपर एक किताब पूरी छापी। कौन से साल में छापी? 1812 में, ठीक है। 17वीं शताब्दी में ही किराए पे पुस्तक देने वाले कई पुस्तकालयों के उपयोग मजदूरों आदि को शिक्षित करने के लिए किए गए, यानी जैसे लाइब्रेरी होती है, तो कुछ लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोला जहाँ पे ना पुस्तक किराए पे देते थे ताकि लोग पढ़ सके, बस पैसे नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये काम और किया, जो मजदूर होते हैं ना उनको पढ़ाने की शुरुआत की, ठीक है। 18वीं शताब्दी में आते आते वो जो मैगजीन होती है ना, मैगजीन भी छपनी शुरू हो गई थी, जिससे लोग ना अपना मनोरंजन भी कर पा रहे थे और अलग अलग घटनाओं भी पढ़ पा रहे थे, ठीक है। टॉमस पेन, वॉल्टर, ठीक है, जॉर्ज जैक रूसो, ठीक है, एक बंदों के नाम है सब, ठीक है। ये अलग अलग किताबें भी भारी मात्रा में छपी, इनकी जो किताबें थी, और इससे लोगों ने विज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, विवेक के बारे में, इन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा की, ठीक है। इंग्लैंड में 1920 के में एक लोकप्रिय किताब है कि सस्ती श्रृंखला, यानी हम कहते हैं स्ट्रीलिंग। स्ट्रीलिंग क्या होता है? जैसे कि एक होती है किताब महंगी छपती है, उसके पेज भी अलग होती है, सब कुछ अलग होती है, उसी का ना सस्ता वर्जन भी निकलता है, हम कहते हैं शीलिंग, क्या कॉपी कहते हैं शीलिंग, ठीक है। 1930 से एक बहुत बड़ी मंदी आई, आर्थिक मंदी। इससे क्या हुआ? किताबों की बिक्री गिरने लगी। इससे ना सस्ते पेपर बैग चीज़ें उन्होंने छापने सारे शुरू कर दिए, क्योंकि मैं किताब खरीद ही नहीं रहा था, ठीक है। हाँ, ये पार्ट 1 है,